स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, शंकर आईएएस की पर्यावरण की हिंदी माध्यम की जो श्रृंखला आरंभ हुई थी, उस सीरीज में 5 वीडियोज आ चुके हैं। यह इस श्रृंखला का 6वां वीडियो है। इसमें हम जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके अलग अलग प्रकारों का अध्ययन करने वाले हैं, अलग अलग करके उसे देखने वाले हैं। हम जानते हैं कि हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो काफ़ी व्यापक है और इतनी बड़ी चीज़ को एक साथ देख पाना संभव नहीं है। उसका समग्र अध्ययन अगर आप करने लगेंगे तो आपको मुश्किलें आएंगी, इसलिए बेहतर है कि उसे अलग अलग हिस्सों में बांट कर पढ़िए। इस पूरे अध्याय में हम स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र को देखेंगे। स्थल खंड का, जहाँ की हम भी रहते हैं, जमीन का हिस्सा, यहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र कैसा है, वह कितने प्रकार का है और कौन कौन से कारक उसे प्रभावित करते हैं, ये हम यहाँ देखने वाले हैं। तो देखिए, यह अध्याय शुरू होता है इस बात से कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो कौन सा है। इसे प्रभावित करने वाले अगर हम फैक्टरों की बात करें तो उसमें नमी और तापमान, ये 2 कारक हैं जो कि इसे प्रभावित करते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे जो महत्वपूर्ण कारक है वो नमी है और तापमान है। नमी का मतलब आर्द्रता और तापमान का मतलब टेम्परेचर, यानी वहां गर्मी या सर्दी की मात्रा कितनी है, ये इसे प्रभावित करता है। टुंड्रा शब्द का अर्थ दिया हुआ है। टुंड्रा का मतलब होता है बंजर जमीन। बंजर जमीन ऐसी जमीन मतलब जहां कुछ भी उगता ना हो, कुछ भी उत्पन्न न होता हो। और यहाँ पर पर्यावरण की जो स्थितियां हैं वो गंभीर होती हैं। पर्यावरण के अंदर बहुत सारी कमियां पाई जाती हैं, इस वजह से इसे बंजर कहा जाता है। इसके 2 प्रकार होते हैं, आर्कटिक और अल्पाइन। आर्कटिक टुंड्रा और अल्पाइन टुंड्रा। वितरण की अगर आप बात कीजिएगा, मतलब इसका जो फैलाव है, विस्तार है, वो कहाँ कहाँ है, तो आर्कटिक टुंड्रा का जो विस्तार है वो कनाडा, अलास्का, यहाँ आप देख लीजिए, कनाडा, अलास्का, यूरोपीय रूस, साइबेरिया के उत्तरी तट, आर्कटिक महासागर का जो द्वीपीय समूह है, यहाँ पर पाया जाता है। इस तरह से इसका विस्तार फैला हुआ है, मतलब काफ़ी इलाकों में ये विस्तृत है। लेकिन जो दक्षिणी ध्रुव का टुंड्रा है, उत्तरी ध्रुव की तो बात हो गई, लेकिन जो दक्षिणी ध्रुव का टुंड्रा है वो काफ़ी सीमित है, काफ़ी सिकुड़ा हुआ है। और इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो ये है, हम जानते हैं कि पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटा गया है और किसी और ने नहीं बांटा है, हम मनुष्यों ने ही बांटा है। पढ़ने के लिए सुविधा हो और इसे जानने में आसानी हो, इसलिए ऐसा किया गया है। उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिणी गोलार्ध है। जो उत्तरी ध्रुव की ओर का गोलार्ध है, यानी आधा गोला है, वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और जो दक्षिणी ध्रुव की ओर है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। हम जानते हैं कि जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें स्थल खंड की बहुलता है, जमीन ज़्यादा पाई जाती है, महाद्वीपों की बहुतायत है। लेकिन जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पर पानी ज़्यादा पाया जाता है, यानी महासागर की बहुलता है। यहाँ स्थल खंड नाम मात्र का है। और जब स्थल खंड बहुत छोटा है, नाम मात्र का है, तो टुंड्रा क्षेत्र भी सिकुड़ा हुआ होगा। और यही कारण है कि जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पर टुंड्रा छोटा होता है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग समुद्र से घिरा हुआ होता है, समुद्र से घेरे रहता है। यहाँ पर विषम परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा अनुकूल दशाएं नहीं होती, जीवन जीना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी कुछ प्राणी और कुछ वनस्पतियाँ यहाँ जीवन जी लेते हैं, अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। जैसे कुछ वनस्पतियों के अगर हम नाम लेंगे तो उसमें कपासी घास है, नरकट है, बौना हीथ है, बिलोवृक्ष है और लाइकेन है। इस प्रकार की जो वनस्पतियाँ हैं वो यहाँ पर जीवटता के साथ जी लेती हैं। वैसे ही कुछ प्राणी भी हैं, जैसे कि बारहसिंघा, कस्तूरी बैल, आर्कटिक खरगोश, कैरिबोस, लेमिंग और गिलहरी। इस प्रकार के जो जीव हैं वो यहाँ पाए जाते हैं। ये तो वनस्पतियों और प्राणियों के प्रकार हुए। और हमने देखा टुंड्रा के बारे में। टुंड्रा शब्द का मतलब क्या होता है, ये पूरी पृथ्वी पर कहाँ कहाँ फैला हुआ है, किस गोलार्ध में कितनी मात्रा में पाया जाता है, ये हमने देखा। कौन कौन से प्राणी और कौन कौन सी वनस्पतियाँ यहाँ मौजूद हैं। अब यहाँ से हम अपने जो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है उसके अलग अलग प्रकारों को देखेंगे, जिसमें से कि सबसे पहला प्रकार है जंगल। जंगल यानी वन। तो वन का जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो कैसा होता है और किन कारकों पर निर्भर करता है, यह हम देखने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ें इससे पहले कुछ आवश्यक जानकारी हमारे कोर्सेज के बारे में, आइए पहले उसे देख लेते हैं। दोस्तों, हमारे पेड कोर्सेज अलग अलग सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए संचालित हो रहे हैं, जिसमें यूपीपीएससी, एमपीपीएससी और बीपीएससी द्वारा कंडक्ट होने वाली परीक्षाएं हैं। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी इसे लॉन्च किया गया है और ये सभी कोर्सेज टेलीग्राम के माध्यम से चल रहे हैं। अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं और घर बैठे अपनी तैयारी को एक नया आयाम देना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए जो कॉलिंग नंबर्स हैं उन पर संपर्क कर सकते हैं। वहाँ आपकी जितनी भी जिज्ञासाएं होंगी उनका समाधान कर दिया जाएगा। फ्री स्टडी मटेरियल और वीडियो की नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो उसके लिए आपके पास 2 विकल्प हैं, एक तो टेलीग्राम है, दूसरा यूट्यूब है। यूट्यूब पर जितने भी वीडियोस हमारे हैं वो सभी फ्री हैं, फ्री थे और फ्री रहेंगे भी। मतलब भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों जगह फ्री ही हैं, आप चाहे जिस अवस्था में इसे देखना चाहें।
ये हमारी कमिटमेंट भी है। तो जो फ्री वीडियोज़ हैं उसका लाभ लीजिए, उसका नोट्स बनाइए, सिर्फ उसे देखिए नहीं, उसे नोट भी कर लीजिए। नोट करने से वो स्थिर हो जाएगा, आपके दिमाग में स्थायी हो जाएगा। जो ऑडियो आप वीडियो के साथ सुनते हैं, मतलब आवाज़ जो लेक्चर होता है उसको सुनते हैं, वो भी नोट किया कीजिए, सिर्फ PDF नहीं। साथ साथ उसे लाइक और शेयर करते रहिए। शेयर करने से वो दूसरों तक पहुंचेंगे, दूसरों को भी फायदा देंगे। टेलीग्राम पे हमारा एक चैनल चलता है, वनली UPPSC बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, उसे आप अवश्य ही ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ अगर आप जुड़े रहेंगे तो आप हमसे टच में रहेंगे। और टच में रहने का फ़ायदा ये है कि जितनी भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं हमारे चैनल से जुड़ी हुई या हमारे कार्यक्रमों से जुड़ी हुई, वो आप तक समय से पहुंचती रहेंगी। तो ये कुछ जानकारियाँ थी। अब चलते हैं आगे। जो वन का पारिस्थितिकी तंत्र है या वन का पारितंत्र है, उसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। तो यह किन चीज़ों पर निर्भर करता है, यह मायने रखता है। देखिए, मिट्टी की प्रकृति, जलवायु और स्थानीय जो स्थलाकृतियाँ होती हैं, यह पेड़ों के वितरण और वन की जो वनस्पति है उनकी बहुतायत का या उनकी जनसंख्या का कहना सही रहेगा, उनका निर्धारण करती है। वह कितनी मात्रा में होंगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ मिट्टी कैसी है, उपजाऊ है या बंजर है। यहाँ जो जलवायु है, मतलब यहाँ का जो हवा पानी है, जलवायु का मतलब क्या, हवा पानी, वो कैसा है। और वहाँ की स्थलाकृतियाँ कैसी हैं। स्थलाकृति का मतलब वहाँ पे उच्चावच कैसा है, ढाल है, तराई है या पर्वतीय इलाका है। इस पर जो वन पारितंत्र है वो निर्भर करता है। पर्वतीय क्षेत्रों में वनों की न्यूनता पाई जाती है और जो तराई क्षेत्र है वहाँ पर अधिकता पाई जाती है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे हम नीचे वाले स्थान से ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे जो जैव विविधता है उसमें कमी आने लगती है। मतलब ये है कि जो उच्च अक्षांश है उस ओर बढ़ने पर, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर जैसे जैव विविधता कम होती है, वैसे ही नीचे से ऊपर की ओर जाने पर भी वही चीज़ होती है। तो ये कुछ फैक्टर होते हैं जो कि हमारे वन के पारितंत्र को प्रभावित करते हैं। अब इसके जो प्रकार हैं उन्हें हम देखते हैं। तो मोटे तौर पर, या ये कह लीजिए कि रफली, इसे 3 भागों में बांटकर हम पढ़ते हैं। और जो 3 भाग हैं वो कौन कौन से हैं। उष्णकटिबंधीय है, शीतोष्णकटिबंधीय है और शंकुधारी है। उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय और शंकुधारी, ये 3 वनों के प्रकार हैं। फिर उनके भी अलग अलग प्रकार हैं, तो उन्हें हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे शंकुधारी वनों को, जिन्हें कि हम बोरियल वन भी कहते हैं या टैगा वन के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं शंकुधारी वनों का नाम टैगा वन भी है, ये याद रखिएगा। और इन्हीं को हम लोग बोरियल वन भी कहते हैं। तो एक ही वन को कई नामों से या एक ही वन प्रजाति को कई नामों से पुकारा गया है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। आप सभी नामों को जानते रहिए। कभी कभी कुछ अलग नाम से पूछ लेता है, प्रश्न वही रहता है और हम उत्तर गलत करके या छोड़ कर चले आते हैं। तो उससे बचने के लिए यहाँ इसे देखा जा सकता है, सावधानी से देखिएगा। शंकुधारी वन, शंकु का मतलब क्या होता है। शंकु को आपने देखा है, ये एक ज्यामितीय आकृति होती है। कैसी होती है, जो बर्थडे वाली टोपी होती है, बिल्कुल वैसी ही, कोन। शंकु को आप अंग्रेजी में कहते हैं कोन। इसमें आप ठोंगा बनाकर मूंगफली खा सकते हैं या कुछ और भी खा सकते हैं, या इसे सिर पर पहनकर अपना जन्मदिन मना सकते हैं। तो इस तरह के होते हैं शंकु। और ये जो शंकु होते हैं, इनके डिज़ाइन में एक खास बात होती है, इनका जो ऊपर का हिस्सा होता है वो नुकीला होता है और नीचे का जो आधार होता है वो गोल होता है। तो यहाँ गोल आधार से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इससे मतलब है, ये जो कोना बन रहा है इससे मतलब है, और इसीलिए कहा जाता है शंकुधारी। तो यहाँ की जो पत्तियाँ होती हैं इन जंगलों की, मतलब शंकुधारी वनों की बात हो रही है, तो इनकी पत्तियाँ नुकीली होती हैं, उनमें कोण पाए जाते हैं। और कोण कैसा होता है, शंकुओं जैसा होता है, मतलब शंकु का जैसा कोण होता है, कोना होता है, वैसे यहाँ पर पत्तियाँ पाई जाती हैं। ऐसी पत्तियाँ क्यों होती हैं, इसके पीछे भी कुछ कारण होता होगा। पत्तियों की बनावट और वृक्षों की बनावट बिना कारण नहीं होती, उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होता है, और ज़्यादातर कारण जलवायुविक होता है, वहाँ की जलवायु पर निर्भर होता है। तो जो शंकुधारी या टैगा वन होते हैं वो अपनी पत्तियों को नुकीला रखते हैं, इसलिए कि वाष्पोत्सर्जन वहाँ पर कम हो सके। वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो सीमित मात्रा में हो, और इसके अलावा जो बर्फबारी वहाँ लगातार होती रहती है तो वो बर्फ पत्तियों पर रुके ना, वहाँ से झड़ जाए। चौड़ी पत्तियाँ होंगी तो वहाँ बर्फ रुकने की संभावना बनेगी, और बर्फ रुकेगी तो उनको पाला मार जाएगा, ठंडी लग जाएगी, और वहाँ जो उनकी शिराएँ हैं वो जम जाएंगी। तो ऐसी कंडीशन में उनके लिए मरने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए इनकी पत्तियाँ नुकीली होती हैं, जो कि बर्फ को अपने ऊपर टिकने नहीं देती। अब इन क्षेत्रों की जहाँ पर बोरियल वन पाए जाते हैं, इनकी विशेषता क्या है। उच्च वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, यहाँ वर्षा जो है ये काफ़ी ज़्यादा होती है, सर्दियाँ लंबी पड़ती हैं, ठंडी का मौसम काफ़ी लंबा होता है, और जो गर्मी का मौसम होता है वो काफ़ी छोटा होता है। तो आप समझ लीजिए, जहाँ पर ठंडी ज़्यादा पड़ेगी, मतलब ठंडी लंबे समय तक पड़ेगी और गर्मी कम समय के लिए होगी, तो ऐसी स्थिति में वहाँ की जो जलवायु होगी वो ठंडी हो जाएगी। गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो जलवायु गर्म होती है,
ठंडी ज़्यादा पड़ती है तो जलवायु ठंडी रहती है, तो यहाँ की जलवायु ठंडी पाई जाती है। ये इनकी विशेषता होती है, ऐसे क्षेत्रों में ये उगते हैं। अब जो शंकुधारी वन होते हैं, इसमें जो पौधे उगते हैं या ये कह लीजिए कि वृक्ष उगते हैं, उनके कौन कौन से प्रकार हैं, तो नाम देख लीजिए। चीड़ का वृक्ष है, देवदार का वृक्ष है, स्प्रूस का वृक्ष है। इसके अलावा और भी पौधे होते हैं, जैसे कि फर का वृक्ष होता है। ये सब जो वृक्ष हैं, ये इन क्षेत्रों में यानी शंकुधारी जो वनों का क्षेत्र है, टैगा वनों का क्षेत्र है, इसमें पाए जाते हैं। और इन वृक्षों की विशेषता ये होती है कि इनकी लकड़ी मुलायम होती है। ये मुलायम लकड़ी वाले वृक्ष होते हैं। और हमने देखा था कि जो विषुवत रेखीय वन होते हैं, वहाँ के वृक्षों की लकड़ियाँ काफ़ी कठोर होती हैं, इनकी लकड़ियाँ मुलायम होती हैं। तो लकड़ियों का जो प्रकार है वो यहाँ याद रखना है। जो जीव यहाँ पाए जाते हैं उन्हें आप देख लीजिए। तो जीवों में यहाँ लकड़बग्घे, भेड़िए और भालू, लकड़बग्घे, भेड़िए, भालू और लाल लोमड़ी काफ़ी दुर्लभ होती है। और भी वृक्ष है, माफ़ कीजिएगा, और भी जीव है, जैसे कि मिंक है, समूर है, साइबेरियन क्रेन है। साइबेरियन क्रेन एक पक्षी होता है। इस प्रकार के प्रमुख जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। मिट्टी जो यहाँ की होती है, जंगल की मिट्टी भी मायने रखती है, क्योंकि पेड़ की जो जड़ें हैं वो मिट्टी में ही रहेंगी। तो यहाँ की मिट्टी काफ़ी अम्लीय होती है, और अम्लीय मृदा में कभी भी कोई भी वनस्पति ठीक प्रकार से नहीं पनप सकती। इसके अंदर पोषक तत्वों का सर्वथा अभाव होता है। साथ साथ इसमें खनिज की कमी होती है। इसी कारण जो बोरियल वन होते हैं यानी शंकुधारी या टैगा वन होते हैं, इनकी उत्पादकता काफ़ी कम होती है। हालांकि इनका जो विस्तार है वो सभी वन क्षेत्रों में सर्वाधिक होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। लेकिन जैव विविधता और उत्पादकता के मामले में ये फिसड्डी होते हैं, सबसे पीछे होते हैं। ये तो बात हुई शंकुधारी वनों की। और यहाँ की जो मिट्टी है वो अम्लीय होती है, ये खास बात है। अब इसके बाद इनका विस्तार कहाँ कहाँ है, तो विस्तार वहाँ है जहाँ जहाँ आर्कटिक वृत्त का दायरा फैला हुआ है। आर्कटिक वृत्त का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, हमारी जो पृथ्वी है उसका जो उत्तरी गोलार्ध है, हमारी जो अर्थ है उसके उत्तरी गोलार्ध में जो ये वाला दायरा है, उत्तरी ध्रुव के पास वाला क्षेत्र, इसका अगर अक्षांशीय मान आप देखना चाहें तो ये है 66 सही 1/2 अंश। ये वाला जो इलाका है इसे हम कहते हैं आर्कटिक वृत्त। तो इसके चारों ओर के जो क्षेत्र हैं, अलग अलग महाद्वीपों में ये फैला हुआ है। चूँकि वृत्त जो है वो एक इलाके में सीमित नहीं है, यूरोप में इसका विस्तार है, एशिया में है, और उत्तरी अमेरिका के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर है। तो इन इलाकों में जो जंगल उगते हैं, आर्कटिक वृत्त के टच वाले इन क्षेत्रों में जो जंगल उगते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं, मतलब शंकुधारी या कोणधारी होते हैं। इसके अलावा और भी क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो जहाँ पर ज़्यादा ऊंचाई होती है, ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं, वहाँ भी इन वनों का प्रकार दिखाई देता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर इसी प्रकार की स्थितियाँ पाई जाती हैं। जैसे कि हिमालय के जो क्षेत्र हैं जहाँ ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर शंकुधारी वन आपको दिख जाएंगे। ये तो बात हुई शंकुधारी वनों की। अब चलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय वनों की ओर। शीतोष्ण कटिबंधीय या इन्हीं को हम कहते हैं मध्य अक्षांशीय। शीतोष्ण कटिबंध या मध्य अक्षांशीय एक ही बात है। तो इनके प्रकारों को देखते हैं। यहाँ 3 प्रकार के शीतोष्ण कटिबंधीय वन है, पर्णपाती है, सदाबहार है और वर्षा वन है। ये कैसे होते हैं और कहाँ कहाँ उगते हैं ये देख लेते हैं। जो पहली वैरायटी है वो है शीतोष्ण पर्णपाती वनों की। पर्णपाती का मतलब होता है ऐसे वृक्ष जो अपनी पत्तियों को गिरा देते हो, जिनमें पतझड़ आता हो, तो इसीलिए इन्हें पतझड़ वन भी कहा जाता है। इनकी विशेषताएं होती हैं यहाँ की मध्यम जलवायु और चौड़ी पत्ती वाले जो पर्णपाती वृक्ष होते हैं, इनकी जो पत्तियां होती हैं वो काफ़ी चौड़ी होती हैं, और चौड़ी पत्ती होने की वजह से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत तेजी से होती है। इससे बचने के लिए ये वृक्ष जो है ये अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। वर्षा की मात्रा यहाँ एक समान होती है, और जो यहाँ की मृदा है वो पोषक तत्वों से युक्त होती है। ये इनकी खास बात है। ये हम बात कर रहे हैं जो मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन है या शीतोष्ण पर्णपाती वन है उनकी। इस प्रकार के जो वन है उनमें पाए जाने वाले वृक्षों के अगर आप नाम लीजिएगा तो उसमें वालनट का नाम आएगा यानी अखरोट। इसके अतिरिक्त मैपल का वृक्ष होता है। मैपल एक सजावटी पेड़ होता है जिसकी पत्तियां रंग बिरंगी और देखने में खूबसूरत होती हैं। ऐश का पेड़ होता है, चेस्टनट का पेड़ है और बीच के पेड़ है। इस प्रकार के जो पेड़ हैं इनसे बने हुए वनों की जो बहुतायत है वो इन क्षेत्रों में मिलती है। मतलब ये जो वन है ये मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वनों में देखे जाते हैं। उत्तर पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी चिली और इस प्रकार के जो शीतल जलवायु वाले क्षेत्र होते हैं, मतलब उत्तर पूर्वी अमेरिका का जो क्षेत्र है, इसके अलावा दक्षिणी चिली वाला जो इलाका है, इस प्रकार की ठंडी जलवायु वाले क्षेत्रों में इस तरह के वन देखे जा सकते हैं। जो शीतोष्ण पर्णपाती वन है उनके प्रकारों को हम देख सकते हैं। इसी प्रकार से शीतोष्ण सदाबहार वन है। इनकी विशेषता गर्म और शुष्क जो ग्रीष्म काल है वो होता है। गर्मी का मौसम गर्म होता है, वो तो आम बात है, लेकिन शुष्क होता है।
आर्द्रता से युक्त नहीं होता। इसका मतलब ये है कि गर्मियों में बरसात कम मात्रा में होती है या नहीं होती है। इसकी तुलना में जो सर्दियां हैं वो नम होती हैं, उनमें आर्द्रता ज़्यादा होती है, मतलब वर्षा ठंडी में होती है। कम चौड़े पत्ते वाले जो सदाबहार पेड़ हैं वो पाए जाते हैं। इन पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो कम चौड़ी होती हैं, उनकी चौड़ाई कम होती है। जैसे कम चौड़ी पत्तियों वाले में लॉरेल है, मैग्नेलिया है और यूकेलिप्टस है। यूकेलिप्टस का पेड़ आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा पानी पीता है। एक दिन में लगभग 7 लीटर पानी ये ज़मीन से सोख लेता है, इसलिए इसे पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं माना जाता। खासतौर पर उन इलाकों में तो बिल्कुल नहीं जहाँ पर भूमिगत जल का स्तर तेजी से घट रहा हो। ये उन स्थानों में उगाया जाता था जहाँ पर दलदल होते थे। रूस में सबसे पहले इसका इस्तेमाल उस समय किया गया जब दलदलों को सुखाना था। दलदल में इन्हें लगा दिया गया और इस वृक्ष ने, मतलब इस वृक्षों के समूह ने उस दलदल को सुखा दिया। तो ये ज़मीन से बहुत तेज़ी से पानी सोखता है और इस वजह से पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं माना जाता। फिलहाल ये इन्हीं वनों की श्रेणियों में आता है और इन सभी वृक्षों की जो पत्तियां हैं वो चौड़ी कम होती हैं और इसी वजह से ये अपने अंदर होने वाले वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित रख पाते हैं। इस प्रकार के जो वन हैं, यानी शीतोष्ण सदाबहार वनों की बात हो रही है, यहाँ पर जो पारिस्थितिकी तंत्र है, मतलब इनका जो पारिस्थितिकी तंत्र है, सिर्फ वन ही नहीं, यहाँ जो जीव हैं उनको भी मिला लेंगे इसमें, तब बनेगा पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें आग एक खतरनाक कारक होता है, आग लगने का बड़ा खतरा होता है और यहाँ के जो पौधे होते हैं उनका अनुकूलन उन्हें इस बात से बचाता है। मतलब ये है कि जलने के बाद वो जल्दी से फिर से उत्पन्न होने की क्षमता रखते हैं। यहाँ के जो वृक्ष हैं एक बार अगर आग पकड़ ली और जल भी गए तो फिर से पनपने के योग्य हो जाते हैं, उनमें जीवटता होती है, वो फिर से पनप जाते हैं। यानी उनका विनाश करना इतना आसान नहीं होता। और आग लगने का खतरा इसलिए भी ज़्यादा होता है क्योंकि इन वृक्षों की जो लकड़ियाँ हैं और जो पत्तियां हैं वो तैलीय होती हैं। जैसे यूकेलिप्टस की ही पत्ती है, उसमें तेल पाया जाता है, अंदर तैलीय संरचना पाई जाती है, जिसकी वजह से आग लगने पर वो आग तेजी से जलती है। यूकेलिप्टस की पत्तियों को आप, हरी ही पत्ती है, उसको आग में झोंक कर देखिए, बहुत तेज जलती है और तेल जैसी महक आती है। तो ये सब इसी वजह से होता है, इसलिए यहाँ आग लगने का खतरा और ज़्यादा हो जाता है। ये बात हो रही है शीतोष्ण सदाबहार वनों की। दक्षिणी चीन, जापान, दक्षिणी ब्राज़ील, दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका आदि क्षेत्रों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उसको सुन लीजिए। दक्षिणी चीन में पाए जाते हैं, जापान में पाए जाते हैं, दक्षिणी ब्राज़ील में पाए जाते हैं, दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में इन मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार पाया जाता है। ये बात हुई सदाबहार वनों की। अब चलते हैं शीतोष्ण वर्षा वनों की ओर। ये जो वर्षा वन है ये क्या है? तो वर्षा वन जैसा नाम से स्पष्ट है, यहाँ वर्षा की मात्रा ज़्यादा होती है और भारी कोहरा पाया जाता है। कोहरे की जो तादाद है वो भी यहाँ ज़्यादा होती है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन की तुलना में ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है, यहाँ पर जो जैव विविधता है वो कम होती है। यहाँ पर जैव विविधता की मात्रा कम पाई जाती है, मतलब उतनी नहीं होती जितनी कि जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन होते हैं उसमें पाई जाती है। सर्वाधिक जो जैव विविधता है वो विषुवत रेखीय वनों में ही मिलती है। फिलहाल ये शीतोष्ण वर्षा वन है, यहाँ अधिक दे दिया है जो कि ठीक नहीं है, यहाँ पर अधिक नहीं होना चाहिए, उनकी तुलना में कम होती है। ठीक है, तो शीतोष्ण वर्षा वन ये एक प्रकार हो गया। इसके अलावा एक और प्रकार है जो कि इन्हीं से मिलता जुलता है, चाहे तो आप उन्हें अलग करके भी देख सकते हैं। अगर आप भूमध्य सागर के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो उन्हें अलग करके देख लीजिए। इसे हम कहते हैं भूमध्य सागरीय वन। तो भूमध्य सागरीय वनों के बारे में यहाँ अलग से देख लीजिए। हालांकि आगे वो भी लिखित रूप में आपको मिलेगा, लेकिन जब वनों की चर्चा हो रही है और उसमें हम वन पारितंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं तो भूमध्य सागरीय वनों का जिक्र होना भी आवश्यक है। मध्य अक्षांशों में, यानी जो ये उपोष्ण कटिबंध है इसी में, माफ कीजिएगा, शीतोष्ण कटिबंध है इसी में, महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में, महाद्वीप जो है उनके पश्चिमी तट पर यह वन पाए जाते हैं। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में गर्मी होती है और शुष्कता होती है। ये जो प्रकार है आप जानते हैं किससे मिल रहा है? ये मिल रहा है शीतोष्ण सदाबहार वनों से। इसका जो प्रकार है ये शीतोष्ण सदाबहार वनों से मिल रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भूमध्य सागर के क्षेत्र के हिसाब से इन्हें अलग करके देख ले तो देखिए, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु गर्म और शुष्क होती है और जो सर्दी का मौसम होता है वो ठंडा होता है और आर्द्र होता है, मतलब वर्षा जो है जाड़ों में होती है, ये बात हम देख चुके हैं। जो वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं उनमें जैतून के वृक्ष होते हैं, पाइन का पेड़ होता है, इस प्रकार के पेड़ यहाँ पाए जाते हैं और रसदार फल पाए जाते हैं। रसदार फलों वाले पेड़ पाए जाते हैं जैसे कि अंगूर, नींबू, नारंगी, अनार, नाशपाती। जो खट्टे फलों के वृक्ष हैं वो ज़्यादातर यहाँ मिलते हैं। फल ज़्यादा है और वृक्षों की जो अच्छी मात्रा है वो यहाँ उपस्थित है। इस वजह से रंग बिरंगी चिड़ियाँ
और सुगंधित जो जड़ी बूटियां हैं वो भी यहाँ पाई जाती हैं। रंग बिरंगी चिड़ियों की उपस्थिति होती है, चिड़ियाँ फलों पर निर्भर होती हैं और सुगंधित जड़ी बूटियां भी यहाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार का जो बायोम होता है, ये जो बायोम पूरा बनता है एक जटिल बायोम है। इसे बांज वन या चैपरेल भी कहते हैं। इस क्षेत्र को बांज वन या चैपरेल के नाम से जाना जाता है। तो ये बात हो रही थी भूमध्य सागरीय वनों की, जहाँ पर खट्टे फलों के वृक्ष उगते हैं। इसके अलावा जो फलदार पेड़ हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं, इस वजह से चिड़ियों की बहुतायत होती है। रंग बिरंगी चिड़िया होती हैं, जड़ी बूटियाँ भी बहुत तरह की पाई जाती हैं और इनका जो नाम है एक अलग से वो बांज वन या चैपरेल भी है, उसको याद रखिएगा। ये थे भूमध्य सागरीय वन। इसके बाद उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है उनको देख लेते हैं। जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं वो भूमध्य रेखा के पास होते हैं। जो पृथ्वी है इसके विषुवत रेखा के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वहां पर ये पाए जाते हैं, इस इलाके में मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की विशेषता क्या है? तो यहाँ पर ये सबसे विविधता युक्त होते हैं, यहाँ जैव विविधता सर्वाधिक होती है। तापमान और आर्द्रता दोनों ही यहाँ उच्च होते हैं, तापमान भी ज़्यादा पाया जाता है और आर्द्रता भी उच्च होती है। वर्षा का जो परिमाण है वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है, 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वर्षा यहाँ दर्ज की जाती है। मिट्टी में अगर देखें, मिट्टी के प्रकार में, तो लाल मिट्टी यहाँ पर बहुतायत होती है। मृदा निच्छालन की जो दर होती है वो यहाँ बहुत ज़्यादा उच्च होती है, मृदा का निच्छालन यहाँ बहुत ज़्यादा होता है और इस वजह से यहाँ की जो मिट्टी होती है वो कृषि कार्यों के लिए अयोग्य होती है, कृषि करने के लिए उपयुक्त नहीं होती। अगर आपको ये लगता है कि विषुवत रेखा के आसपास के जंगलों को अगर साफ कर दिया जाए तो वहाँ से खेती लायक बढ़िया ज़मीन निकल आएगी और चूंकि वन वहाँ पे बहुत सघन थे तो इस वजह से खेती भी वहाँ बहुत अच्छी होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब वो वन उगने शुरू हुए उस समय वहाँ मृदा का स्तर अच्छा रहा होगा, लेकिन वर्तमान में वहाँ पर मृदा का जो स्तर है वो काफ़ी निम्न हो गया है। जो पोषक तत्व हैं वो गहराई में चले गए हैं, ऊपरी स्तर पर है ही नहीं है, तो इस वजह से फसल वहाँ उगाई नहीं जा सकती या बहुत अच्छी नहीं उगेगी। और एक बार अगर वो नष्ट हो गए, मतलब जो विषुवत रेखीय वन है जिन्हें कि यहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के नाम से हम देख रहे हैं, अगर ये एक बार नष्ट हो गए तो इन्हें फिर से उगाने में बड़ी मेहनत लगेगी, ये आसानी से उग नहीं पाएंगे, इसलिए इनका विनाश बहुत खतरनाक होता है। ये चिंता का विषय हो जाता है अगर इन पर कोई संकट आता है, जैसे कि मान लीजिए आग लग गई, अभी हाल ही में लगी भी थी, तो इस प्रकार का जो संकट है वो इन्हें पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम होता है और इन्हें पृथ्वी के फेफड़े के तौर पर देखा जाता है। तो ये फेफड़े जलने लगेंगे तो पर्यावरण पर निश्चित रूप से खतरा मंडराएगा और इन्हें दोबारा उगा पाना बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल इसीलिए है क्योंकि यहाँ मृदा जो है उतनी उपजाऊ अब रह नहीं गई है। अब मिट्टी के बारे में कुछ और देख लीजिए। इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर या अधिकतर स्थानों पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है जो कि कृषि की दृष्टि से उपजाऊ नहीं होती है। वही बात है, निच्छालन की क्रिया यहाँ होती है, निच्छालन को आप लोग लीचिंग कहते हैं। और पोषक तत्व मृदा के निचले स्तर में चले गए रहते हैं, रहते तो हैं लेकिन नीचे चले गए रहते हैं, ऊपर वाली परत में नहीं होते हैं। और यहाँ के जो वृक्ष होते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के जो वृक्ष होते हैं वह कई स्तरों में पाए जाते हैं, या ये कहना सही रहेगा कि पहले वृक्ष होते हैं यानी ऊंचे ऊंचे दैत्याकार पेड़ होते हैं, उसके बाद झाड़ियाँ होती हैं और लताएं होती हैं। मतलब कहने का ये है कि वृक्ष होते हैं, इसके बाद झाड़ियाँ या अधिपादप पाए जाते हैं जिन्हें कि एपीफाइट्स कहा जाता है, और अंत में लताएं होती हैं। तो इस प्रकार से 3 स्तर जब बनता है तो बहुत ज़्यादा सघनता हो जाती है और सूर्य का प्रकाश भी जमीन तक नहीं पहुँच पाता, सूर्य की रोशनी भी जमीन को छू नहीं पाती, अंदर अंधेरा, घनघोर अंधेरा छाया रहता है। वहाँ पाए जाने वाले मतलब इस प्रकार के जो वन हैं, वैसे तो बहुत तरह के जीव पाए जाते हैं, लेकिन जो प्रमुख जीव हैं उसमें हाथी, गैंडे, जंगली सुअर, शेर आदि जो जीव हैं वो शामिल हैं। ये जो वन है इस प्रकार के, इनका विस्तार अमेजन बेसिन में है, अमेजन नदी के किनारे किनारे जो उसका क्षेत्र है उसमें है, कांगो बेसिन में है, अफ्रीका का जो गिनी तट है वहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारे देश का जो हिस्सा है वहाँ भी इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये विषुवत रेखा के करीब है, आपने देखा ही है, ये हिंद महासागर में जो बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र है उधर पाया जाता है और अपेक्षाकृत पूरा भारत का भूभाग है उसकी तुलना में इसकी नज़दीकी विषुवत रेखा से ज़्यादा है। तो इसलिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसके अतिरिक्त जावा और सुमात्रा आदि क्षेत्रों में इनका विस्तार मिलता है। ब्राज़ील में इन्हीं जंगलों को, ये जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, इन्हीं को सेल्वास के नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील में इन्हीं को हम लोग सेल्वास के नाम से संबोधित करते हैं। ये जो सेल्वास नाम है ये ब्राज़ील में इन्हीं वनों का रखा गया है, तो ये सेल्वास कुछ अलग नहीं है। ये कुछ बातें हुई उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं लिखी हुई, उन्हें देख लीजिए। देखिए,
जब जमीन को खाली छोड़ दिया जाता है तो पोषक तत्वों का चक्रण तेजी से क्षतिपूर्ति कर सकता है और कई क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर सूर्य की रोशनी की कमी अनुपस्थित है। मतलब सूर्य की रोशनी के कारण अनुपस्थित है। क्या अनुपस्थित है? झाड़ झंकाट। झाड़ झंकाट का मतलब है घनी झाड़ियाँ। बहुत जो घनी झाड़ियाँ होती हैं वो यहाँ पे कहीं कहीं नहीं पाई जाती। इसलिए नहीं पाई जाती कि जो ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं उनकी जो कैनोपी होती है, टोपी होती है ऊपर की, शीर्ष होता है, वो पूरा छाते का काम करता है और किसी भी वृक्ष की, बड़े वृक्ष की छाया में छोटे वृक्ष को उगाया नहीं जा सकता। इस वजह से छोटे वृक्ष या छोटे पौधे यहाँ पर बहुत से स्थान ऐसे हैं जहाँ नहीं पाए जाते और कहीं कहीं आपने देखा कि 3 स्तर पाए जाते हैं, 3 स्तर के वृक्ष मिलते हैं। मतलब अधिपादप होते हैं, लताएं होती हैं और वृक्ष होते हैं। काफ़ी उलझे हुए वन ये होते हैं, बहुत सघन होते हैं और इसी वजह से अनेक जीवों का ये घर होते हैं। कहाँ कहाँ विस्तार है ये आपने देख ही लिया। अमेजन बेसिन है, कांगो बेसिन है, अफ्रीका का गिनी तट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जावा है, सुमात्रा है, इस तरह के जो क्षेत्र हैं। और सिल्वास भी इन्हीं का नाम है, ब्राजील में इस नाम से पुकारते हैं। चलते हैं आगे अगले वनों की ओर। अब उष्णकटिबंधीय मानसूनी वनों को देखिए। जो उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन है इन्हें ही पर्णपाती वन भी कहते हैं। मतलब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसूनी वन। इस वन के जो पौधे होते हैं वो सामान्यतः शुष्क ग्रीष्म ऋतु से अपनी पत्तियों को बचाने के लिए, मतलब अपने जल के संरक्षण को करने के लिए, पत्तियां जो होती हैं वो वाष्पोत्सर्जन का माध्यम होती हैं और वाष्पोत्सर्जन करके ये पौधे के अंदर के अतिरिक्त जल को बाहर कर देती है। तो जब जल का संरक्षण करना होता है तो पौधे इस तरह का काम करते हैं, वो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वो कम हो जाए। इस कारण ही इन वनों को पर्णपाती वन कहा जाता है। आपने देखा होगा जब भी आप कभी बागवानी किए होंगे तो उसमें कलम लगाते हैं, किसी भी वृक्ष की एक टहनी काटकर मिट्टी में खोस देते हैं। तो ऐसी स्थिति में पहले पत्तियों को हटा दिया जाता है। जो उस टहनी में लगी हुई, पहले से लगी हुई पत्तियां होती हैं उन्हें रिमूव कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि उस टहनी में जो आर्द्रता का स्तर है, जो जल की मात्रा है वो बनी रहे, वो पत्तियों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन करके ख़त्म न कर दी जाए, इसलिए हम उन्हें हटा देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर जो वृक्ष हैं, जीते जागते वृक्ष हैं, वो भी करते हैं। वो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। ये वृक्ष जो है ये मानसूनी वन के वृक्ष कहलाते हैं या पर्णपाती भी कहलाते हैं। यहाँ जो औसत वर्षा है वो सदाबहार वनों की अपेक्षा कम होती है। होती तो यहाँ भी है, लेकिन जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है उनकी तुलना में कम होती है। और यहाँ के मुख्य वृक्षों में सागौन है, शीशम है, साल का वृक्ष है, बांस का पेड़ है, ये सब पाए जाते हैं। सागौन का पेड़ आपने देखा होगा, शीशम का भी हो सकता है देखा हो। इस तरह के जो वृक्ष हैं ये जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है या मानसूनी वन है उन्हीं के मूल रूप से हैं। वैसे तो ये और भी स्थानों पर उग जाते हैं, ऐसा नहीं है कि और स्थानों पर ये उगेंगे नहीं, लेकिन जहाँ भी उगते हैं अगर इनके हिसाब से अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं हैं तो इनका जो स्ट्रक्चर है, इनकी जो संरचना है वो परिवर्तित हो जाती है। मूल रूप से ये इसी जलवायु के पौधे हैं या वृक्ष हैं। अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं यहाँ देख लीजिए पीडीएफ में। वार्षिक वर्षा जो है वो यहाँ देखिए, वार्षिक वर्षा का स्तर बहुत अधिक दिया है। तो बहुत अधिक तो होता है, लेकिन बहुत अधिक इतना नहीं होता कि वो विषुवत रेखीय वनों से ज़्यादा हो जाए। विषुवत रेखीय वनों की तुलना में ये कम ही होता है। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? विषुवत रेखा के आसपास होती है, यहाँ पर कम होती है और इसी वजह से इन वृक्षों को अपनी पत्तियाँ गिरानी पड़ती है। जल बचाने के लिए इन्हें अपनी पत्तियों को गिराना पड़ता है। फिलहाल इनका जो विस्तार है यहाँ पे बहुत अधिक नहीं होगा, औसत होता है। वार्षिक वर्षा का स्तर औसत होता है, न बहुत ज़्यादा होता है न बहुत ज़्यादा कम होता है। दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य और दक्षिण अमेरिका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी अफ्रीका, प्रशांत महासागर के जो उष्णकटिबंधीय द्वीप हैं उनके साथ साथ ये भारत में भी विस्तृत है। मतलब आप ऐसे कह लीजिए कि दक्षिण पूर्व एशिया, भारत, ब्राज़ील, मध्य और दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में इस प्रकार के जो वन हैं वो पाए जाते हैं। कौन कौन से वृक्ष हैं उनके नाम आपने देखे ही, सागौन है, शीशम है, साल है, बांस का वृक्ष है। इस प्रकार के जो वृक्ष हैं वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी वनों में गिने जाते हैं या पर्णपाती वनों में देखे जाते हैं। इसके बाद उपोष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के प्रकार दिया हुआ है। तो ये चौड़े पत्ते वाले सदाबहार पेड़ होते हैं। सदाबहार का मतलब इन पे हमेशा बहार रहती है, यानी पत्ते बने रहते हैं। ये अपने पत्तों को पूरी तरह से कभी भी नहीं गिराते। उच्च वर्षा यहाँ भी होती है, विषुवत रेखीय वनों की तुलना में कम होती है लेकिन फिर भी उच्च होती है। और यहाँ पर अधिपादप उगते हैं, अधिपादपों की बहुतायत होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के समान ही जो यहाँ पर जीवन है वो विविधता युक्त होता है। तो इस वीडियो में हमने कुछ वनों के प्रकारों को देखा, मतलब वन पारिस्थितिकी तंत्र के एक हिस्से को देखा। लेकिन अभी अपने देश के संदर्भ में देखना बचा हुआ है, भारत में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं,
उनके जो अलग अलग प्रकार हैं उनका वर्गीकरण करेंगे, वो कहाँ कहाँ मिलते हैं इसको लोकेट भी करेंगे, उनको दर्शाने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक, आगे की जो कथा है वो अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।